हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने जो कॉम्पोजिशन है दोनों हाउसेस की उसको डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर कौन से हाउसेस की बात हो रही है? यहाँ पर हम लोग प्रोमिनेंटली बात कर रहे हैं पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट की दोनों हाउसेस की कॉम्पोजिशन के बारे में हमने देख लिया था। अब पैरेलली जैसा कि हम लोग कंबाइंड एक ये सीरीज चला रहे हैं पार्लियामेंट प्लस स्टेट लेजिस्लेचर की, तो अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द टू हाउसेस। लेकिन यहाँ पर जो दो हाउसेस की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है स्टेट लेवल पर। स्टेट लेवल पर मतलब स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेस की बात हो रही है, यानी कि एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात करेंगे, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं विधानसभा। और इस हाउस से जो भी मेंबर्स होते हैं उनको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल पार्लेंस में बोलते हैं विधायक, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। क्यों बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? क्योंकि हाउस का नाम है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का ये जो मेंबर है इसका नाम है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होगा उसका नाम होगा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो मेंबर होगा वो होगा एमएलसी। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में स्ट्रेंथ की। अब देखो, अलग अलग राज्यों के अंदर सबकी अपनी अपनी विधानसभाएं हैं, तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉम्पोजिशन सेम नहीं हो सकती। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके अंदर सबसे बड़ी बात तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं एमएलए, विधायक, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाले हाउस के अंदर दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल यूएएफ के बेसिस पर। जिसने भी 18 साल की उम्र जो है वो प्राप्त कर ली है उसको वोट करने का अधिकार मिल जाएगा और वो एक विधायक को चूज कर सकता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स करी गई है 500, मिनिमम स्ट्रेंथ 60। यानी कि हमारे देश में अलग अलग विधानसभाओं की अलग अलग राज्यों के अंदर मेंबरशिप की सीमाएं बदलती हैं। इट वेरीज फ्रॉम 60 टू 500 डिपेंडिंग अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। पॉपुलेशन साइज जो होगा उसके बेसिस पर, ठीक है, 60 टू 500। लेकिन क्या 60 वाले मिनिमम लेवल को ब्रीच नहीं करा जा सकता? क्या मिनिमम हर एक राज्य की या फिर केंद्र शासित प्रदेश की इतनी पॉपुलेशन होगी क्या कि मान लो अगर वहां पर विधानसभा है तो वो 60 मेंबर्स मिनिमम आ जाए वहां पर उस विधानसभा के अंदर? नहीं। देखो, ऐसे हमारे देश में 3 रीजन्स हैं, 3 टेरिटोरियल ज्योग्राफीज हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा। यहां पर मिनिमम नंबर जो इनकी विधानसभाओं का जो फिक्स है डेट इज 30। मिजोरम के अंदर इट इज 40 एंड नागालैंड के अंदर इट इज 46। तो ये चीज याद रखना, 60 का लेवल भी ब्रीच होता है। ऐसे हमारे देश में कुल मिलाकर 5 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा 30, मिजोरम के पास 40 मेंबर्स और नागालैंड के पास 46। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दिस इज रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सर्कमस्टांस वाली बात है। कुछ जो मेंबर्स होते हैं किसी किसी विधानसभाओं के अंदर किसी किसी राज्य में, लाइक सिक्किम और नागालैंड के अंदर तो अभी यह प्रक्रिया चलती है, क्या यहां पर ये विधानसभा के, आई रिपीट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के ही मेंबर्स हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स का इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव होता है। अब ये क्यों? सिक्किम और नागालैंड को हम पढ़ेंगे, हम जैसे ही प्रोसीड करेंगे आगे हम पढ़ेंगे, कुछ स्पेशल पावर्स इनको ग्रांट है। अक्सर स्टूडेंट्स को यह लगता है आर्टिकल 370 के अंतर्गत सिर्फ JNK को ही स्पेशल पावर का दर्जा था, स्पेशल पावर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर ही एंजॉय करता था अंडर आर्टिकल 370। नहीं, इसके अलावा 10 से 11 राज्य और हैं जिसको किसी ना किसी सेंस में स्पेशल पावर्स एंजॉय करने का मौका मिलता है। JNK तो सिर्फ एक कहानी थी, उसकी पावर्स काफी ब्रॉड थी, लेकिन ऐसी और भी राज्य हैं और भी केंद्र शासित प्रदेश हैं
जिनको स्पेशल पावर्स दिए गए हैं, एंड अगेन दिस इज अ कंट्रोवर्शियल पॉइंट, कि फिर हम इक्वालिटी का प्रिंसिपल कैसे बोल सकते हैं कि सभी रीजन्स या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इक्वालिटी के प्रिंसिपल को हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत फॉलो करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर तो सिर्फ एक मुद्दा है जो कि लोगों को जुबान पर चढ़ा रहता है शुरू से। आर्टिकल 370 के हटने के बावजूद भी वो स्पेशल पावर्स बाकी राज्यों से नहीं छीनी गई है। वो हम पूरा का पूरा एक चैप्टर देखेंगे, लक्ष्मीकांत में हमारा प्रॉपर एक चैप्टर है स्पेशल प्रोविजंस के ऊपर, तब हम उसको देखेंगे। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखना। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। यहां पर एक पॉइंट था, थर्ड पॉइंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभाओं के अंदर सीटें देखते हैं। सबसे ज्यादा ऑब्वियस की बात है, आपको कहां देखने को मिलेगी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी? उत्तर प्रदेश की। 403 आपको यहां देखने को मिल रही। जैसा कि एनालिसिस हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर करी थी, इस चैप्टर के अंदर हमने करी थी, सेम अब डिस्कशन हम यहां कंटिन्यू करेंगे। हाईएस्ट और लोएस्ट को देखेंगे। सबसे कम आपको कहां देखने को मिल रही है? सबसे कम अभी हमने इसके बारे में बात करी, बताओ। यस, लोएस्ट नंबर्स वाले देख लो, एक सिक्के में आपके सामने। बाकी मिजोरम, गोवा। अभी सिर्फ हम लोग विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में सिर्फ 3 ही यूटीज ऐसी हैं जिनके पास विधानसभा है। द पॉपुलेशन ऑफ अदर यूटीज आर टू स्मॉल टू हैव लेजिस्लेटिव असेंबलीज। दिल्ली, पुडुचेरी एंड JNK। ठीक है, इनमें से सबसे ज्यादा किसके पास है? सामने दिख रहा है। सबसे कम पुडुचेरी। ठीक है, ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन। पॉइंट नंबर 19, जम्मू और कश्मीर के साथ एक पॉइंट बता देता हूं। अंडर JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 टोटल नंबर ऑफ सीट जो है वो फिक्स है, करी गई थी जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा के लिए। ठीक है, जो कि अब तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, यूटी बन चुका है। 107 फिक्स करी गई थी। बट जो 24 सीटें है ना, हम तो पूरे के पूरे कश्मीर को POK जो आज के टाइम में जो यूज करा जाता है, जो मीडिया हाईलाइटेड टर्म है, पाकिस्तान जो बोलते हैं, हम लोग इसको भी किसका पार्ट मानते हैं? बताओ, किसका पार्ट मानते हैं? हम तो अपने ही पार्ट मानते हैं ना। पाकिस्तान के क्लेम करने से क्या होता है? अपने ही मानते हैं। तो यहां पर 107 -24 करोगे तो कितना निकलता है? कितना निकलता है? 80, राइट? सही कि गलत? हाँ जी भाई, मैथ्स ऑप्शनल। जैद अहमद, क्या क्या मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो तुम? हैं, गोली मार लो अपने आपको आज रात को। अब देखो, इतनी सीट वहां वेकेंट है, मतलब ये क्या कहते हैं, इतनी सीट वहां पर जो 24 जो सीट्स हैं वो वेकेंट है, क्योंकि वो रीजन ऑब्वियस सी बात है अभी POK के पास फॉल करता है। प्रेजेंटली अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे अगर हम लोग देखें, अब देखना हमने ऊपर क्या देखा, $83। क्वेश्चन क्या बनेगा? मैं बैक से इसको क्यों पढ़ा रहा था आपको? क्वेश्चन बनेगा क्या, टोटल कितनी है एलोकेटेड। इसके पीछे की कहानी आपको पता होनी चाहिए। क्या कहानी है? क्या कहानी है?
कि उतनी जो सीटें हैं 24 सीटें जो है वो किसके पास है, पीओके में। पॉइंट नंबर 19 था ना। दीज सीट्स आर वैकेंट एंड आर नॉट टेकन इन टू अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग द टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। जब हम टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली भारत में जब पढ़ते तो मतलब एक प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर हम लोग 83 सीट्स ही लेकर चलते हैं। इन एडिशन केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे नॉर्मल राज्यों में गवर्नर होता है, वैसे केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नर का नाम हो जाता है, पावर्स बिल्कुल वैसी सेम ही होती हैं, नाम हो जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, या फिर किसी किसी केंद्र शासित प्रदेशों में लाइक अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड में क्या बोला जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर। JNK में जो टर्म यूज करी जाती है डेट इज लेफ्टिनेंट गवर्नर। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है LG है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, इनके पास ये भी पावर है दैट ही और शी में नॉमिनेट 2 members टू द असेंबली टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू द वुमेन। कब? ये सिर्फ JNK के लिए ही करा जाता है अगर उनके नजरिए में इफ इन हिज ओपिनियन विमेन का एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है JNK की लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। आप ये 107 वाली बात और 2 मेंबर्स को नॉमिनेट करने वाली बात, और वो भी महिला मेंबर, ये याद रखना, दिस इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। एक तो ये बैक में दे रखा है, शुरू में आपको गिवन नहीं है, तो इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। हाँ जी, दो सीट जो वो नॉमिनेट करेगा वो सी में कैलकुलेट होंगी। यस हाँ, वैसे तो वही होगा, लेकिन वो क्या बात क्या है कि JNK के अंदर जो असेंबली है ना, गवर्नर को जो है पावर दी जाती है ना, जैसे क्या होता है एंग्लो इंडियन को जो ये नॉमिनेट करा जाता था, अब वो प्रोविजन ऐसा था कि अगर आप पहले पढ़ोगे ना दो या 3 को करा जाता था, जनरली 2 ही रहते थे वैसे, लेकिन ये लिखा रहता था 2 और 3। कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज थोड़ी सी बार ये लिखती थी ओनली टू, लेकिन फिर भी एंग्लो इंडियंस को कर दिया जाता था नॉमिनेट। जब ये देखा गया कि यार आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है तो फिर इसे हटा दिया गया। ऐसी अभी ये जो पूरे के पूरे JNK का जो मुद्दा है वो 2019 का ही मुद्दा है लेटेस्ट, तो अभी LG जो है ना वो विमेन मेंबर्स को नॉमिनेट कर देते हैं, बात ये है। और फिर ये भी तो बात है ना, एक और चीज सोच के देखो, वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अभी एक प्रकार से कोई 5 इयर्स का टेन्योर भी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी पहली बार देखा जाएगा कि 5 सालों के अंदर क्या होगा, फिर वो करंट अफेयर के अंदर एनालिसिस होगी कि एक विधानसभा किस प्रकार से बीती है ना, क्या सब कुछ ठीक रहा, आर्टिकल 370 जब यहाँ पर चलता था तब क्या था और अब क्या चेंजेस आए, वो छोड़ो, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर की। गवर्नर जो है, गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 member फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी अगर वो कम्युनिटी एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है किसी एक पर्टिकुलर असेंबली के अंदर। एंड अगेन यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दे रखी है, मैंने जैसा कि आपको पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर भी बताया था, फिर से यहाँ पर दे रखा है। ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला, स्टेट लेजिस्लेचर वाला चैप्टर है। एंग्लो इंडियन एक ऐसा पर्सन होता है जिसके पिताजी या कोई भी फैमिली के अंदर मेल लाइन में जो वंश हो वो यूरोपियन डिसेंट का हो, यूरोप से उसकी जड़ हो, ठीक है, लेकिन वो इंडिया में रह रहा हो, वो डोमिसाइल्ड हो इस कदर कि या तो वो ऐसे किसी माँ बाप की औलाद हो जो कि भारत की टेरिटरी के अंदर बॉर्न हुए थे, चलो बॉर्न भी नहीं हुए थे लेकिन वो हैबिचुअली यहीं के रेसिडेंट हैं, यहाँ पर टेम्पररी पर्पज से ना रह रहे हो। ये वाली बात हमने देखी थी। क्या इस डेफिनेशन में किसी को कोई भी डाउट है या एंग्लो इंडियन को समझने में कोई दिक्कत आती है कि आपको? हालांकि ये चीज़ अब हट चुकी है तो किसी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया था क्यूरियोसिटी के बेसिस पर कभी कभार ये क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में आ सकता है। तो बताओ, ये चीज़ क्लियर है ना आपको एंग्लो इंडियन? जल्दी बोलो हाँ कि ना। ओरिजिनली ये जो प्रोविजन थी, जैसा कि हमने पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, 10 साल तक ये ऑपरेट करनी थी, डेट इज अप टू 1960, बट ये बार बार एक अमेंडमेंट एक्ट लाकर हर 10 साल के लिए बढ़ा दी जाती थी। लेटेस्ट बार जब इसको बढ़ावा मिला था वो मिला था 95th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2009 से, एंड दिस प्रोविजन वाज टू लास्ट अंटिल 2020। इसके बाद ये प्रोविजन डाइल्यूट हो गई विधानसभा के लिए भी, मतलब नॉमिनेशन वाली, और पार्लियामेंट के लिए भी।
मतलब ये एंग्लो इंडियन वाली प्रोविजन जो है वो पूरी तरीके से डाइल्यूट हो गई। ठीक है, किसी ने भी मुझे अभी तक उस अमेंडमेंट के बारे में नहीं बताया, ना टेक्स्ट भेजा मुझे अभी तक, किसी ने भी आप में से। मैंने ग्रुप पे बोला भी था कि उसको लिखकर भेजो, मुझे उसका टेक्स्ट जानना है, अमेंडमेंट जानना है। फिर बात करते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शंस टू द असेंबली, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस होल्ड करने के लिए टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, हर एक जो स्टेट है उसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड करा जाता है। यानी कि अगर कोई राज्य है, मतलब मान लो कि अगर हम किसी भी राज्य को देख लें, एक राज्य है, मान लो यूपी, मान लो एमपी, मान लो कुछ भी कर लो, ठीक है। इसको क्या करा जाता है, अलग अलग ये रीजन्स को डिवाइड करा जाता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। ठीक है, अब ये वाली चीज क्या है कि हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिवीजन होती है ना, बच्चे एक चीज को लेकर कंफ्यूज होते हैं। क्या, मैं अभी आपको बताता हूं। देखो दोस्तों क्या होता है, यहां पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में जब हम बात करते हैं, ये चीज इसको अच्छे से समझ जाना। आज कॉन्स्टिट्यूएंसीज की डिवीजन ना दो फॉर्मेट के लिए होती है। एक लोकसभा के लिए, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो बनती हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए भी बनती हैं, लेकिन वो सिर्फ विधानसभा के लिए होती हैं। यानी कि यहां से जो पर्सन चुना जाएगा, दैट विल बी रिगार्डेड एज, ही और शी विल बी रिगार्डेड एज एमपी, एंड यहां से एमएलए। अब क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं, जैसा कि आपको साफ साफ सबसे पहले मैंने आपको एक रूल बता दिया कि वो लोकसभा के चुनाव के लिए और राज्यसभा के चुनाव के लिए, सॉरी, लोकसभा के चुनाव के लिए और विधानसभा के चुनाव के लिए अलग अलग पर्पज से बनती है। जब लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं ना, लोकसभा के चुनाव, तब क्या होता है, आपके सामने भारत का नक्शा है, आपके सामने एक भारत का नक्शा है, इसकी प्रॉपर तरीके से ऐसे स्केलिंग होती है। मतलब ये एक मैं चीज बना रहा हूं, ऐसे नहीं होता कि स्केल रखकर ऐसा कर देते हैं। यहां पर मान लो ऐसा करते करते 543 रीजन्स में देश को बांट दिया। ये जो रीजन होंगे ना, हर एक रीजन से एक आएगा एमपी, और ये एमपी बैठेगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा में तो ऐसा होता है कि पूरे के पूरे कंट्री का विभाजन करा जाता है, इस प्रकार से डिवीजन करा जाता है, एक एक रीजन से एक एक एमपी चुना जाना है। इस एक एक रीजन को कहते हैं, मान लो कि अगर मैं इतना हिस्सा उठा लूं ये वाला, तो ये होगा लोकसभा के लिए जो डिवीजन करी गई है, दैट इज लोकसभा के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई है। अब क्या होता है, ये विधानसभा से कैसे अलग है ये भी देख लेते हैं। आपको एक तो पूरा भारत का नक्शा दिख रहा है, जिसको हमने इस प्रकार से डिवाइड करा कि हमारे पास लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ पाए, लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज आ पाए। अब ऐसे ही मान लो यहां से हम लोग इसको हटाते हैं, इतने पार्ट में से एमपी के चुनाव आने वाले हैं, मान लो मध्य प्रदेश के इलेक्शंस आने वाले हैं। अब मध्य प्रदेश के जब इलेक्शंस आएंगे ना, तो पूरे देश का विभाजन नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर। पूरे देश को क्यों बांटा जाएगा, चुनाव तो सिर्फ एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, और किसके लिए हो रहे हैं, एमएलएस के लिए हो रहे हैं, सीएम के लिए हो रहे हैं, राज्य की सरकार बनेगी। तो यहां पर मान लो कि लोकसभा के जब चुनाव हुए थे ना, मान लो अगर लोकसभा के चुनाव हुए थे
एमपी में 50 से 60 सीटें थी, 50 to 60 सीट्स थी मान लो, जब लोकसभा के चुनाव हुए थे। लेकिन अगर अब मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो ये मध्य प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनको हो सकता है और माइक्रो लेवल में डिवाइड करा जाए। यानी कि लोकसभा के अंदर अगर यहां से 50 से 60 सीटें थी एग्जांपल के लिए मान लो, तो विधानसभा में हो सकता है यहां से ऐसे डिवीजन करे जाए विद इन मध्य प्रदेश के 400 रीजन्स यहां से निकल कर आए और 400 जगह से एमपी के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसी हो। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए स्केलिंग कैसे करी जाती है? बताओ। अब इसका हमें एक पैरामीटर तो पता है, क्या है वो पैरामीटर? जिस राज्य की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उसके हिसाब से उतनी ज्यादा सीटें उस राज्य में से लोकसभा की होती है। अब इसका मतलब यह भी है कि जिस राज्य की जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, अब उस राज्य के अंदर अगर घुस के देखिए तो उस राज्यों में जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, उनका भी डिवीजन कुछ ऐसे ही होगा जैसा कि लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने के लिए पूरे इंडिया का करा गया था। यहां पर पूरे राज्य का करा जाएगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में से एक रीजन ऐसे बाइफरकेट करने के लिए कि जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाया जा सके। समझ गए? अब यानी कि इसका मतलब पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी सर, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी बढ़ती और कम होती रहेगी? कि अगर नया सेंसस हुआ और पॉपुलेशन बढ़ गई या कम हो गई, कम भी हो सकती, जरूरी नहीं बढ़ जाए हमेशा पॉपुलेशन, कम हो गई या बढ़ गई, तो क्या कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे असर पड़ेगा? विधानसभा की सीटों पे फर्क पड़ेगा? जी हां, बिल्कुल पड़ेगा। पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी इंक्रीज होगी। ठीक है? पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी भी डिक्रीज होगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बहुत तगड़ी एनालिसिस, एक बहुत बढ़िया और बहुत इन डेप्थ एनालिसिस सुनना। यार हमारे देश में एक क्राइटेरिया है जो कि संविधान निर्माता रखकर चले गए और थोड़ा सा गड़बड़ी वाला है। क्या? जिस राज्य की जिसकी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन, उसका रिप्रेजेंटेशन, उसकी उतनी ही ज्यादा सीटें होंगी लोकसभा के अंदर, राइट? अभी के लिए सिर्फ लोकसभा और ये रहने देते हैं इधर, उसकी उतनी ही ज्यादा सीटें होंगी लोकसभा के अंदर। यार इसका मतलब तो फिर मुझे कुछ ये लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो जिस डिस्ट्रिक्ट से, जिस रीजन से विधायक बनाए, लोगों को ये लोग घर घर जाकर एक ही मोटिवेशन देंगे, हम आपको बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब फ्री कर देंगे, लैपटॉप, बाइसिकल, कार, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर सब लाकर खड़ा कर देंगे आपकी छतों पर। आप बस एक काम करो हमारे लिए, आप जितना हो सके दिन रात सेक्स करो हमारे लिए। जितने लौंडे लौंडिया पैदा कर सकते हो उतने लौंडे लौंडिया पैदा करो, दिन रात सेक्स करते रहो और बिना कॉन्डम के करो। क्यों? वो कहेंगे हमारी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी ना, उतनी ज्यादा सीटें हमारी लोकसभा में होंगी। और यूपी कहेगा हमें किसी राज्य को आगे नहीं निकलने देना है, सब लोग कृपया दिन भर सेक्स करते रहें। तो यार ये बड़ी तगड़ी चीज देखी गई कि राज्यों ने जाकर कंप्लेंट ये करी अथॉरिटीज से, जब ये चर्चा हुई, यार जिसकी जितनी कम पॉपुलेशन है सर, केरला बोला सर हम बेवकूफ हैं, फीमेल लिटरेसी को, सेक्स रेशियो को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा एक फेवरेबल पैरामीटर लेकर आ रहे हैं कि नंबर इज टू फीमेल्स इज टू नंबर ऑफ मेल्स, ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर हो, हम बेवकूफ हैं और हमें इस चीज का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा।
हमने पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाया है, लोगों को एजुकेट बनाया है, ये रियलाइज करवाया है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज टू फुलफिल दोस रिसोर्सेज टू फुलफिल दोस नीड्स इन द नेचर आर वेरी मच लिमिटेड इन नेचर। इकोनॉमी के पास इतना नहीं है देने के लिए, इन्फ्लेशन इससे आ सकता है, ज्यादा आबादी करना एक अच्छी चीज नहीं है इस एक्सपेक्टेशन के अंदर कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से ज्यादा आमदनी हो सकती है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर 8 से 12 बच्चे अगर पैदा होंगे, उनको इतना न्यूट्रिशन और स्कूलिंग कंडीशन इतनी दे नहीं जा सकती है, तो अल्टीमेटली दे विल ऑल्सो एंड इनटू बीइंग they will also end up being into poverty, because poverty begets poverty, poverty attracts poverty, and this vicious cycle continues. तो केरला ने बोला हम भी ठीक है, फिर करवाते हैं सेक्स, इडली सांभर डोसा वड़ा खाओ और सेक्स करो। यूपी के लोग भी फुली उत्तेजित, राजश्री विमल खाकर गुटका मुंह में रखा हुआ है, लगे रहेंगे सेक्स करने में दिन भर। सनी लियोनी की कोई अहमियत ही नहीं रही, बेचारी इतनी ऐड कर रही है, कामा सूत्रा, मैन फोर्स, इतने बढ़िया बढ़िया फ्लेवर वो प्रेजेंट करती है सामने, कोई अहमियत ही नहीं रही बेचारी की। अब ये क्या भाई बकलोलीपन है? तो जो यार ये सोचने वाला मुद्दा तो था, जब ये मुद्दा सामने आया तो सोचने वाला मुद्दा तो था कि सर हर एक सेंसस जो होगा, सेंसस 2001 जो होगा, फिर 2011 जो होगा, 2021 जो होगा, 2031 जो होगा, 2041 जो होगा, 2051 जो होगा, इसमें तो यूपी की आबादी इतनी हो जाएगी कि पता चला सारी सीटें लोकसभा के अंदर यूपी की होगी। और मोटिवेशन एक है, और मोटिवेशन इतनी बढ़िया चीज है कि भाई पूछो मत, कल को भाई हर कोई यूपी का रेजिडेंट बनने के लिए तैयार है। यार ये राज्य बहुत बढ़िया, हेलीकॉप्टर भी मिलता है और सेक्स भी करने को मिलता है। इस राज्य को और इस राज्य के मंत्रियों को इतनी भूख है अपनी सीटें बढ़ाने की लोकसभा के अंदर, भाई कैसे भी करके बस इनको बस ये दिखाओ कि हमारे 12-12, 65-65, 40-40 बच्चे हैं, जितना मैंने सेक्स कर रखा उतना उतना मेरे को क्रेडिट। तो यार ये चीज ये देखा गया कि यार ये अच्छी चीज तो नहीं है, सेक्स करना नहीं, सेक्स करना तो अच्छी चीज है, लेकिन ये देखा गया यार ये आबादी बढ़ना उसकी वजह से अच्छी चीज नहीं। और बेचारी सनी लियोनी की मेहनत को क्यों बर्बाद करें यार, पागल थोड़ी ना है वो जो ऐड कर रही है हम सबके लिए, और कोई काम धंधा नहीं है क्या उसे? वो भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करे। अब इस तिगड़म को दूर तो करना था, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन था, तो कैसे दूर हुआ चलो देखते हैं। वापस आते हैं लक्ष्मीकांत में, अभी बताता हूं उसके बारे में थोड़ी देर में। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग डायरेक्ट इलेक्शंस टू द असेंबली, हर एक राज्य को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड करा के द डिमार्केशन ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज डन इन सच अ मैनर, किस वे में करा गया कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड? क्योंकि अब ये देखना पड़ेगा ना, जैसे मतलब मान लो कहां की इमेज, ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं यूपी में इतने डिवीजन कर रहा हूं कि यूपी की इतनी सारी सीटें हैं लोकसभा के अंदर, तो फिर मैं गोवा की इतनी डिवीजन क्यों नहीं कर रहा हूं कि गोवा की इतनी सीटें क्यों नहीं है, वेस्ट बंगाल की इतनी सीटें क्यों नहीं है, त्रिपुरा की इतनी सीटें क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर क्राइटेरिया जो देखा गया वो ये देखा गया, द डिमार्केशन मतलब बाउंड्री जो खींची गई इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, वो इस प्रकार से खींची गई कि जो रेशियो निकल कर आए बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी और जितनी उसको सीट्स एलोकेटेड है वो पूरे राज्य के अंदर सेम रहे। यानी कि हम लोग अभी स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, तो कंफ्यूज मत करना इसको पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट के अंदर भी ये सारी चीजें आएंगी, तब हम अलग से उसको देखेंगे। सेम पैराग्राफ वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर, फर्दर टेक्स्ट के अंदर जब फर्दर चीजें आगे बढ़ेंगी। राज्यों के अंदर जैसे अभी हमने मान लो कि अभी हम अपना एग्जाम्पल ले लेते हैं, एमपी के अंदर अभी हमने जो डिवीजन करा, एमपी के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्यों बना रहे थे? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस करवाने के लिए, यानी कि विधानसभा के इलेक्शंस करवाने के लिए पर्सन जो जहां से चुना जाना था उसको हम लोग बोल रहे थे एमएलए। इसी एमएलए में से एक पर्सन बनेगा सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को, मतलब एमपी के अंदर जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जितने भी रीजन्स को हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया, तो अगर मान लो ग्वालियर को मैंने इतना बनाया और भोपाल को मैंने इतना बनाया, इंदौर को मैंने इतना एरिया दिया,
और जबलपुर को मैंने इतना एरिया दिया। ये डिमार्केशन इस वे में करा जाएगा that the ratio between the population of each constituency and the number of seats allotted to it is the same throughout the state। पूरे स्टेट में ये चीज सेम हो। कल को ये ना बोले भोपाल कि ग्वालियर के पास ज्यादा मतलब ज्यादा रीजन है, कॉन्स्टिट्यूएंसी का ज्यादा हिस्सा बड़ा है, इंदौर का उससे भी बड़ा है, जबलपुर का हमसे कम है, और हमारे पास इंदौर से कम है। इन अदर वर्ड्स, अभी बताता हूं इस चीज का मतलब क्या, आपको ये थोड़ा सा तिकड़म लगा होगा, अभी बताता हूं। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग बोले, द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स दैट के यूनिफॉर्मिटी रहे रिप्रेजेंटेशन की बिटवीन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट। यूनिफॉर्मिटी कैसे, ये करा कैसे जाएगा, ये वाली प्रक्रिया होगी कैसे? सिंपल सी बात है, ऐसा बोल दिया जाएगा। एक बात बता रहा हूं बस मैं आपको कि मध्य प्रदेश के जिन जिन एरियाज के अंदर 50-50 हजार की आबादी जहां जहां कंप्लीट होती रहे, वहां एक ऐसा गोला मार दो और उसको डिक्लेयर कर दो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगेन 50,000 की आबादी जहां हो, उसको फर्दर डिक्लेयर कर दो ये एक दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूएंसी यहां पर डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर नहीं है एलोकेटेड। अगर डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पर होता तो मैं ये स्केलिंग करता ही नहीं। मैं तो फिर ये बोल देता आपको सिंपली, ये बोल देता कि भिंड एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, दतिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ग्वालियर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ऐसा नहीं है। अगर ग्वालियर, मान लो कि हम लोग अपने एग्जाम्पल में लेकर चल रहे हैं 50K की पॉपुलेशन, 50,000 की पॉपुलेशन, ग्वालियर के अंदर अगर 1 लाख की पॉपुलेशन है तो ग्वालियर से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। भिंड के अंदर अगर 25,000 की पॉपुलेशन है और मुरैना के अंदर भी 25,000 की पॉपुलेशन है, तो इन दोनों से कंबाइंड होकर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी। अगर रेवा के अंदर 50 लाख पॉपुलेशन है, 5 लाख पॉपुलेशन है, तो इसके 10 विभाजन होंगे, यहां से 10 MLA आएंगे। अब समझ गए ये यूनिफॉर्मिटी कैसे इंश्योर करी गई? बताओ, क्लियर हो गया? तो अब यहां पर ये जो रेशियो निकल कर आएगा, क्या किसी को भी कोई भी शिकायत होगी क्या कि जो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो पॉपुलेशन है और नंबर ऑफ सीट्स जितनी उसको दी गई है, अगर इस एग्जांपल के अंदर अगर मैं रेवा को 10 सीटें दे रहा हूं, यहां से 10 विधायक आ रहे हैं, और भिंड और मुरैना से कंबाइंडली सिर्फ एक ही विधायक आ रहा है, क्या ये अनफेयर है? बताओ, क्या ये अनफेयर है? नहीं ना, क्योंकि यहां पर किसको मैंने इंपॉर्टेंस दी है, किस पैरामीटर को? तो बताओ, अगर रेवा से 10 MLA बन रहे हैं और मुरैना और भिंड से कंबाइंड 1 बन रहा है, तो ये अनफेयर है क्या? ग्वालियर से 2 आ रहे हैं तो क्या अनफेयर है क्या? क्योंकि ग्वालियर में हमने एग्जांपल पे कितना लिया कि 1 लाख की जनसंख्या है और 50,000 पे एक विधायक बनेगा, तो ग्वालियर से कितने विधायक बनेंगे? 2। तो क्या अनफेयर है ये? बताओ, भिंड और मुरैना को बुरा मान जाना चाहिए? बताओ, नहीं ना, ये चीज है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहां पर क्या इंश्योर करने की कोशिश करी है? दैट देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द स्टेट, के हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बिल्कुल सेम तरीके में रिप्रेजेंट हो। क्योंकि देखो ईशा, अगर ऐसे कर दिया जाता ना इसकी हालत, अर्पित देखना, अगर इसकी हालत ऐसे कर दी जाती ना, तो अगेन डिस्ट्रिक्ट्स को शिकायतें रहने लग जाती। जैसे लोकसभा के चुनाव जब होते तो गोवा को शिकायतें रहती है, केरला को रहती है कि यूपी की इतनी सारी सीटें क्यों हैं, तो फिर इसको शिकायत रहने लग जाती है अगर एरिया के बेसिस पर करते। क्यों? यहां पर देखो, एरिया दिखाता हूं मैं आपको। दतिया इतना बड़ा, लेकिन बैतूल इतना बड़ा, बुरहानपुर इतना बड़ा, लेकिन वहीं पर छतरपुर इतना बड़ा। तो क्या इनको, अगर हम इनके एरिया वाइज देखते, सिर्फ ये डिस्ट्रिक्ट के एरिया वाइज देखते, क्या ये फेयर रिप्रेजेंटेशन होता? बताओ।
यहां पर हम डिस्ट्रिक्ट्स की टेरिटरी को नहीं देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स की टेरिटरी को नहीं देखते हैं कि उनका बॉर्डर क्या है। हम लोग यहां पर किसको देखते हैं? पॉपुलेशन को। और यही प्रक्रिया, बिल्कुल यही प्रक्रिया आप अप्लाई कर दो लोकसभा के इलेक्शंस के अंदर। मान लो लोकसभा के अंदर यह बोला गया है 5 लाख पॉपुलेशन पर एक एमपी बनेगा। अब मान लेते हैं हरियाणा के अंदर 50 लाख की आबादी है, तो कितने बनेंगे वहां से एमपी? कितने बनेंगे? 5 लाख पे एक बनना है, तो 50 लाख पे, यहां पर 50 लाख आबादी है, तो कितने बनेंगे? 20 बनेंगे। दिमाग ठीक है? दिमाग ठीक है ईशा? यूपीएससी छोड़ो, दोबारा तुम लोग स्कूल में एडमिशन लो। और मान लो यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर इतना बड़ा आपको हिस्सा दिख रहा है। यहां पर 15 लाख की आबादी है, तो यहां से कितने एमपी बनेंगे? अब मुझे एक बात बताओ अर्पित, अगर हरियाणा को इतना जो छोटा एरिया हमें दिख रहा है, मान लो इतना छोटा हमें एरिया दिख रहा है, और यूपी का इतना बड़ा एरिया हमें दिख रहा है, हमने यहां से सिर्फ 3 ही एमपी बनवाए, और हरियाणा इतने छोटा एज कंपेयर टू यूपी जहां पर 3-4 हरियाणा समा जाएं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, वहां से 10 सांसद आ रहे हैं। क्या ये अनफेयर है? हाँ, ऑब्वियस सी बात है। वेरी गुड। मेन पर्पस ही है, रीजन नहीं है ना। मतलब अगर रीजन होता तो एक बार बताओ सौगंधा, मैं स्केलिंग क्यों कर रहा होता इसकी, बताओ राजश्री। मैं भारत की जैसे मैप की मैंने आपको बताया कि मैं स्केलिंग करके कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाऊंगा। तो पहली बात ये है अर्पित कि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फिर आ ही नहीं पाती, क्योंकि राज्य टोटल 28 है, और केंद्र शासित प्रदेश वगैरह को भी जोड़ लो तो ये 35 से ऊपर तो निकल ही सकता है। मतलब ये 35 और 543 कुछ सेंस है कि इसको इक्वल करा जा सके? बताओ, फिर तो हो ही नहीं सकता था ना, फिर तो हो ही नहीं सकता था। और ये भी मतलब नहीं है कि आप सोचो कि यहां पर साइज बड़ा दिख रहा है इसका, तो यहां पर आबादी ही ज्यादा होगी, जरूरी तो नहीं है। ये चीज हमें कौन बताएगा कि उसकी आबादी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? ये चीज हमें बताएगा सेंसस। जरूरी है? बताओ, ये वाली बात जरूरी है क्या? ये थंब रूल है कि हर एक सेंसस के अंदर श्योर शॉर्ट तरीके से जब नया सेंसस होगा हर 10 साल के बाद, तो आबादी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक रीजन या ओवरऑल देश की। बताओ, ये थंब रूल है कि बढ़नी चाहिए? बताओ। दो 2020 में क्या हुआ बहुत सारी कंट्रीज में? कोविड। अगर आज वहां पर सेंसस करवा दिया जाए फ्रांस वगैरह में कंडक्ट, तो हो सकता है ना कि आबादी जितनी बढ़नी चाहिए तो उतनी ना बढ़े, बल्कि हो सकता है गिरते हुए भी दिखे। मानते हो कि नहीं? कुछ कुछ कंट्रीज के साथ ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? बिहार में फेमीन आया था कुछ साल पहले, अगर तब हम जैसे सेंसस करवाए, मे नॉट गॉट डू सो, मान लो पूरे इंडिया में अगर ऐसा फेमीन आ जाए, तो नए सेंसस के अंदर आबादी बढ़ती हुई दिखेगी हमें। ये चीज है। लेकिन अभी तक हमारा वो डाउट रिजॉल्व नहीं हुआ। कौन सा डाउट? एक डाउट हमारे रिजॉल्व नहीं हुआ कि यार अगर सेंसस के बेसिस पर ही कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड होंगी, तो यार फिर जिसके पास सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो तो फिर उछलते उछलते फिरेंगे कि यार चलो सेक्स करो, आबादी बढ़ाओ। वो डाउट अभी भी जानना हमें बाकी है। यहां पर पॉपुलेशन का मतलब क्या है? द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मींस जो पॉपुलेशन देखी गई है लास्ट सेंसस के अंदर, लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस, प्रीसीडिंग मतलब जो जस्ट अभी सेंसस हुआ है हमारे देश में। जस्ट सेंसस, रीसेंट सेंसस कौन सा है? 2011 का, जिसके रेलिवेंट फिगर्स पब्लिश हो चुकी हो। यार इसका मतलब फिर क्या है कि जैसे ही नया सेंसस आएगा, अगर यही वाली बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी ही बननी है, तो ये वाले पैराग्राफ ने तो बहुत सर दर्द कर दिया फिर तो। क्योंकि किसका सर दर्द? केरला जैसे राज्यों का।
पढ़े लिखे जैसे राज्यों का जिन्होंने सेक्स रेशियो को कंट्रोल करा, मेल टू फीमेल पॉपुलेशन को बहुत अच्छे से मैनेज करके रखा, लोगों को एजुकेशन दी और उसके बाद ये चीज रियलाइज करवाई कि हम तो हमारे दो के प्रिंसिपल को फॉलो करो। यानी कि अगर नया सेंसस अगर कभी आ जाए इसके सामने, तो केरला तो फिर अपने आप को बेवकूफ मानेगा कि मेरी मेहनत करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। यूपी में इंसान, यूपी जैसे राज्यों में इंसान आराम से गुटखा खा रहा है और बच्चे पैदा कर रहा है। हमारी सरकारों ने इतना ज्यादा दिमाग, लोगों में जागरूकता, ये सब क्यों फैलाई? तो क्या सेंसस से ही अगर ये सब होना है? क्या बार बार सीटें बढ़ेंगी क्या? इसको देखते हैं कि इसकी तिकड़म को कैसे सॉल्व करा जाए कि केरला को नाराज नहीं करना है और यूपी को मोटिवेट नहीं करना है बच्चे पैदा करने के लिए। रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। अगर इस प्रिंसिपल को, ये जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, अगर सिर्फ इस हेडिंग को अगर हम लोग फॉलो कर रहे होते ना, अगर सिर्फ इस हेडिंग को अगर हम लोग फॉलो कर रहे होते ना, मैं जैसा कि आपको बोल रहा हूं ना तो आपको मजाक में वो चीज लग रहा होगा, लेकिन सच में हर एक राज्य का एक ही नारा होता कि जनता सुनो, हम आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, बस आप हमारे लिए एक ही काम करो, आप सिर्फ सेक्स करो। नेक्स्ट सेंसस में हमारी आबादी सबसे टॉप पे दिखनी चाहिए ताकि हमारे राज्य से सबसे ज्यादा सीटें हो लोकसभा के अंदर आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि वो लौंडे 18-18 साल के वो बनेंगे और आबादी के बेसिस पर, मतलब जैसे पूरा जनगणना या जो भी कुछ होगा, हमेशा हमारा राज्य जो है, अभी लोकसभा के अंदर 40 सीटें हैं, तो अगले 10 साल के अंदर इतना सेट कर डालना है कि 400 सीटें हो जाए, 4000 सीटें हो जाए, पूरा पार्लियामेंट खाली हो जाए, सिर्फ हमारा राज्य दिखे वहां पर। ये चीज बहुत ज्यादा फनी भी थी और सरदर्द वाली चीज भी थी अगर इस हेडिंग को मान लिया जाता तो, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ई सेंसस। एंड बीइंग अ पीएसआई और ऑप्शनल स्टूडेंट, इंटरव्यू में ऐसे मुद्दों के ऊपर आपको घसीटा जा सकता है जिसमें यू नीड अ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर वाली नॉलेज। क्या आप प्रॉपर आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हो वहां पर? ये नहीं सर अकॉर्डिंग टू मी, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता होगा। वो ये जानेंगे ये कितना बेवकूफ है, कितनी वाहियात औरत या कितना वाहियात इंसान हमारे सामने बैठा हुआ है कि बीइंग अ पीएसआई ऑप्शनल, वो अभी भी ये बोल रहा है कि हमारे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है, ऐसा होता होगा, पॉलिटी में होता होगा और मुझे ऐसा लगता है काम नहीं करता। पॉलिटी के क्वेश्चंस में चीजें होती हैं ऐसी, वो आपको पता होनी चाहिए। क्या है? आफ्टर ईच सेंसस रीएडजस्टमेंट इज टू बी मेड इन द, किसके अंदर? टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट। हर एक स्टेट की जो विधानसभा होगी उसके अंदर नंबर ऑफ सीट्स चेंज होगी। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट। ये पूरे भारत के नक्शे की बात हो रही है यहां पर। इनमें से जो भी विधानसभा होगी, मतलब सॉरी, राज्यों के अंदर जो भी विधानसभाएं होंगी सारी की सारी नया सेंसस के बेसिस पर पॉपुलेशन को एसर्टेन करते हुए ये देखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज किस किस की बढ़ाने की जरूरत है जहां जहां आबादी बढ़ी है और किस किस की घटाने की जरूरत है जहां जहां आबादी कम हुई है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट, बढ़ानी है कि कम करनी है उनको, हर एक विधानसभा की, हर एक राज्य के अंदर। उसके बाद अब एक स्टेट स्पेसिफिक बात करते हैं, डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी। जिस राज्य की अगर पॉपुलेशन बढ़ी हुई दिखी है हमें, तो उसका कंट्रीब्यूशन लोकसभा के अंदर बढ़ जाएगा सीटों की टर्म्स में। तो उस राज्य के अंदर भी अगर मध्य प्रदेश की आबादी अगर बढ़ गई, ये माना गया कि 5 करोड़ लोग बढ़ गए हैं, तो मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की विधानसभा की सीटें भी तो बढ़ जाएंगी ना, यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स की कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी तो बढ़ जाएंगी। बताओ हाँ कि ना? यानी कि ओवरऑल मध्य प्रदेश से लोकसभा के अंदर अगर सीटें 50 थी तो ये भी इंक्रीज होंगी, और विधानसभा के अंदर अगर टोटल सीटें 500 थी तो ये भी तो इंक्रीज होंगी कि नहीं होंगी? बताओ हाँ कि ना? क्योंकि यहां पर एक ही सिर्फ सिंगल फैक्टर क्या रोल प्ले कर रहा है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। बताओ समझ में आया ये सब चीजें? सरदर्दी वाली चीज तो नहीं लग रही है? बता दो ये। पक्का? कुछ भी समझना है फिर से मैं बता सकता हूं, बताओ। अब ये चीज ना वैसे तो हम पार्लियामेंट में पढ़ेंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं,
अभी तो हम सिर्फ ये देख रहे थे कि कॉम्पोजिशन क्या है दोनों हाउसेस की, उसने ये वाली बात यहीं पर कर ली है। पार्लियामेंट के चैप्टर के अंदर आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन चीज़ें बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम पहले डिस्कशन करेंगे। इसलिए मैंने आपको पार्लियामेंट की तिकड़म सारी यहीं समझा दी, ताकि वहां पर मैं ये कह सकूं कि मैं ये आपको इंडिया के एग्जाम्पल से और मध्य प्रदेश के एग्जाम्पल से समझा चुका हूं। द पार्लियामेंट इज एम्पावर टू डिटरमाइन द अथॉरिटी। ये चीज करेगा कौन? ये चीज पार्लियामेंट करेगा। ये पावर पार्लियामेंट को दी जा चुकी है। क्या दे रखी है संविधान निर्माताओं ने? क्या पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगा कि ये जो अलग अलग विधानसभाओं की सीटें जो बढ़ानी है हमें, ये और हर एक स्टेट की कितनी सीट होंगी लोकसभा के अंदर, हर एक विधानसभा के अंदर प्रीवियस विधानसभा के कंपैरिजन में सीट बढ़नी है कि गिरनी है, नंबर ऑफ सीट्स फ्रॉम स्टेट्स इन लोकसभा ये बढ़नी है कि गिरनी है, इसको डिटरमाइन कौन करेगा? देयर शुड बी सम अथॉरिटी ना। पीएम करेगा, गवर्नर करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, कौन करेगा? ये अथॉरिटी का जो निर्णय है ये पार्लियामेंट का है। अगेन आई एम टेलिंग यू, लोग इस लाइन को बहुत कैजुअल ले जाते हैं। कल को ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में आ सकता है। आई एम टेलिंग यू, ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में आ सकता है कि हर एक सेंसस के बाद जो विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और पार्लियामेंट की सीटें जो छेड़ी जाती हैं, ऊपर नीचे करी जाती हैं, इसको डिटरमाइन करने के लिए जो अथॉरिटी है, उस अथॉरिटी का चुनाव करता कौन है? मतलब उस अथॉरिटी को डिटरमाइन करता कौन है? ये उस अथॉरिटी को पावर कौन देता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को किसने पावर दे रखी है? कॉन्स्टिट्यूशन में। ये पार्लियामेंट डिटरमाइन करता है कि ऐसी कौन अथॉरिटी है जो कि सामने आकर इस चीज को डिक्लेयर करेगी। और पार्लियामेंट ये भी डिसाइड करेगा कि मैनर क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मैनर, कैसे, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती हुई दिख गई, अब कैसे करना है ये सब कुछ। एमपी की सीटें, मुझे ये बताना है कि पॉपुलेशन इसकी बढ़ती हुई दिखी, मुझे इसकी आबादी बढ़ती हुई दिखी। एमपी की आबादी 5 करोड़ बढ़ गई जब सेंसस आया 2011 एज कंपेयर टू 2023 का सेंसस, बढ़ती हुई दिख गई। 2023 इससे बोल रहा हूँ, 21 का सेंसस था, लेकिन मैं जैसा कि आपको हर बार बताता रहा हूँ, डिले हो गया है। एंड दिस न्यू सेंसस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया। ये बढ़ गई है आबादी, ठीक है। यानी कि अब मुझे पता है कि अगर एमपी की आबादी बढ़ी है तो एमपी की कंट्रीब्यूशन लोकसभा के अंदर और एमपी का कंट्रीब्यूशन खुद की विधानसभा के अंदर, इन दोनों के अंदर सीटों के अंदर मुझे इजाफा देखने को मिलेगा, सीटें बढ़ी हुई देखने को मिलेंगी। लेकिन ये करना कैसे है, कैसे करना है, इसका मैनर भी डिटरमाइन पार्लियामेंट ही करता है। पार्लियामेंट एक अथॉरिटी को चूज करता है और वही अथॉरिटी जो है इट प्रिस्क्राइब्स द मैनर, या पार्लियामेंट खुद भी कर सकता है वाला काम। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट एक कमीशन करता है, कमीशन का एक गठन करता है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि करेगा कौन? प्रेसिडेंट करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, मंत्रिमंडल करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा, गवर्नर करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर करेगा, सीएम करेगा, कौन करेगा ये वाला काम? तो ये इनमें से कोई नहीं करेगा। इसके लिए जो नाम होता है उस बॉडी का, वो होता है डेलिमिटेशन कमीशन। डेलिमिटेशन कमीशन। अब मुझे क्या बताओ, बार बार रोज रोज तो सेंसस आते नहीं है और रोज रोज कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो बदलती नहीं है, तो डेलिमिटेशन कमीशन को आज तक हमारे देश में सिर्फ 1952, 1962, 1972 और इसके बाद डायरेक्टली 2002 में इस्टेब्लिश करा गया था इस पर्पस के लिए। अब क्या है, ये वाली लाइन ना लोग पार्लियामेंट के चैप्टर में भी बिल्कुल सेम डिट्टो लाइन आपको देखने को मिलेगी। ये वाली लाइन ना लोग कैजुअली ले लेते हैं कि हम पढ़ गए, लक्ष्मीकांत की टेस्ट सीरीज दिया है, विजन के मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए। अगर मैं ये पूछ लूँ, तो मैं एग्जामिनर अगर होता ना, तो मैं ये पूछता, क्या डेलिमिटेशन कमीशन एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? बताओ। नहीं। इतना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं ना मैं आपको, आप इसको लिख लेना अपनी बुक के अंदर। इसको तो टैटू बनवा लो अपनी बॉडी के ऊपर। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि लक्ष्मीकांत में तो गिवन ही नहीं है ना। कहां दिख रहा है लक्ष्मीकांत में आपको? या आप पूरी लक्ष्मीकांत चार्ट लो, या बॉडी नहीं दिखेगा आपको परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लिख लो, वो तो यही पूछेगा क्या डेलिमिटेशन कमीशन
के बारे में प्रॉपर एक कोई चैप्टर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? इज इट अ परमानेंट बॉडी? नहीं, परमानेंट बॉडी नहीं है। क्यों? परिस्थितियों के हिसाब से गठन हो रहा है इसका। सवाल ही उठता है, ये डेलिमिटेशन कमीशन का गठन करता कौन है? कौन होती है अथॉरिटी? कौन होती है? पार्लियामेंट। क्या हुआ था, इमरजेंसी वाला टॉपिक आजकल हम साइमल्टेनियसली इसके साथ ये भी कर रहे हैं, मतलब हमारी प्रिपरेशन काफ़ी एक बहुत होलिस्टिक लेवल पे चल रही है कि हम इमरजेंसी भी समझ रहे हैं, पार्लियामेंट को भी समझ रहे हैं, उसके साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर को भी समझ रहे हैं। ये सिर्फ ये नहीं कि आप ये सोचो कि पूरे का पूरे तो हलवा खिचड़ी बन जाएगी, ये बल्कि क्लियर कर देगा, आपका एक क्रोनोलॉजी को सेट कर देगा दिमाग के अंदर। क्या है, अब आप लोग सब आई थिंक इतने केपेबल हो चुके हो कि आप 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बारे में सब कुछ जानते हो, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के बारे में सब कुछ जानते हो। 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने 1976 ने क्या करा था, वो क्या करा था वो मैं अभी बताता हूं, लेकिन एक बारी पहले एक और निगाह मारते हैं ऊपर। यार डेलिमिटेशन कमीशन को तो परमानेंट बॉडी होना चाहिए था वैसे तो, क्यों? हेडिंग देखो यहां पर, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, यानी कि देश आजाद हुआ, पहली बार 1952 में डेलिमिटेशन कमीशन बन गई, क्योंकि चुनाव ही तब हुए थे 1952 में पहली बार इलेक्शंस हुए, ठीक है। नया सेंसस आया 62 में, इलेक्शंस मतलब क्या कहते हैं, फिर इलेक्शंस हुए 5 साल बाद, फिर सेंसस आया, उसके जब सेंसस रिलीज करा हो गया फिर उस साल इलेक्शंस उसके आसपास कहीं हुए होंगे उसी डिकेड के अंदर। यानी कि जब जब सेंसस आ रहा है, चुनाव चाहे भले ही आगे पीछे हो जाए, एक डिकेड में 2 बार चुनाव होंगे, अभी इलेक्शंस को छोड़ो, हर एक सेंसस के बाद अगर रीएडजस्टमेंट होना है तो डेलिमिटेशन कमीशन को तो परमानेंट बॉडी होना चाहिए था ना। जब ये बोल ही रखा है यहां पर हेडिंग के अंदर, रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, तो 62, 72, 82 में भी होना चाहिए था, 92 में भी होना चाहिए था, 2002 में हुआ, 2012 में होना चाहिए था, 2022 में होना चाहिए था, 32 में होगा, 42 में होगा, ये तो परमानेंट बॉडी होनी चाहिए थी। अगर हर एक सेंसस के आंकड़े रिलीज होने के बाद अगर सच में विधानसभा और उस राज्य की कितनी सीटें लोकसभा के अंदर है, अगर इसको कम ऊपर नीचे करना है, और जो कि संविधान ने भी साफ तरीके से बोल दिया दैट आफ्टर ईच सेंसस देयर शुड बी रीएडजस्टमेंट, तो फिर इसको सिर्फ 4 ही बार गठन क्यों करा गया? इसका क्या हुआ? 52, 62, 72 बार बार किस राज्य की कितनी सीटें लोकसभा के अंदर होंगी और उस राज्य की विधानसभा की कितनी सीटें होंगी। 3 बार जो सेंसस आया 50s के टाइम पर, 60s के टाइम पर और 70s के टाइम पर, यानी कि 51 का सेंसस, 61 का सेंसस और 71 का सेंसस, 3 बार तो एडजस्टमेंट कर दी गई। अब क्या हुआ, 70s के डिकेड में श्रीमती इंदिरा गांधी जी बन जाती है प्राइम मिनिस्टर, और इनके सामने ही वो आवाज आती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, केरल जैसे राज्य ने इनसे बोला हम बेवकूफ है क्या? हम बेवकूफ है कि जो हम पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स अपना रहे हैं और यूपी जैसे जो राज्य हैं गवारपन में बच्चे पैदा करे चले जा रहे हैं, इकोनॉमी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हम इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये पैरामीटर, वो इंडेक्स, हर चीज का ख्याल रख रहे हैं और लोगों को जागरूक बना रहे हैं कि हम दो हमारे दो के प्रिंसिपल को फॉलो करो। हमें हमारी तो कोई सीटें नहीं होती लोकसभा के अंदर। यूपी गवार स्टेट और उसकी इतनी ज्यादा सीटें, ना उसने कोई बर्थ कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट करे ना कुछ करे, हमें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, हम छोड़ दें इस चीज को, फिर करना क्या? अब ये चीज जब सेंट्रल लेवल पर सरकार को रियलाइज हुई तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 में, अब ये वाली बात पता है क्या है? ये वाली बात आपको जो 19 पॉइंट्स लिखे रहते हैं ना एंड में इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के, वहां से भी हो सकता है आपको डायरेक्ट ये वाली बात पता ना चले। क्योंकि मुझे एक बात बताओ, मैं आप सबको जो ये लॉजिकल आर्गुमेंट पेश कर रहा हूं, क्या ये सच में लॉजिकल है कि नहीं है? बताओ। स्टेट अगर ऐसा होता तो शाइनी बताओ, मोटिवेटेड होते कि नहीं होते कि सिर्फ बच्चा पैदा कर करके अपने कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाएं लोकसभा के अंदर? बताओ। क्योंकि जितनी ज्यादा आबादी उसका उतना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन लोकसभा के अंदर, उतनी ज्यादा सीटें मिलेंगी। बताओ। तो अर्पित, केरल जैसे कोई अच्छे राज्य होते क्या फिर हमारे पास?
द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, इसने टोटल नंबर ऑफ सीट्स को फ्रोज कर दिया इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट। हर एक विधानसभा की जितनी सीटें हैं, ये बोल दिया गया 76 के अमेंडमेंट एक्ट ने, भले ही नया सेंसस कंडक्ट होता जाए, वो सेंसस सिर्फ इकोनॉमिक डेटा का एक बस डॉक्यूमेंट होगा, वो देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं छेड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। आई रिपीट, सेंसस तो कंडक्ट होंगे, इकोनॉमिक डेटा के लिए होंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग के लिए होंगे, पॉलिटिकल पॉलिसी मेकिंग के लिए भी होंगे, लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेंगे वो सेंसस के आंकड़े इन टर्म्स ऑफ के अब कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर रीएडजस्टमेंट करना है, नहीं। इट हैड फ्रोजन टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट, और हर एक स्टेट का डिवीजन इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 1976 के इस 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने कब तक के लिए फ्रोज कर दिया इसे? टिल द ईयर 2000, टिल द ईयर 2000, 2000 तक, साल 2000 तक। देखो कौन कौन सा सेंसस आंखों के सामने से आएगा। साल 2000 ये बोला गया इस अमेंडमेंट एक्ट में, देखो ईयर चल रहा है 1976, ये अमेंडमेंट आया। इस अमेंडमेंट एक्ट में ये बोला गया साल 1971 का जो सेंसस है ना, उसी के पॉपुलेशन बेसिस पर हर एक राज्यों की कितनी सीटें होंगी लोकसभा के अंदर, और उस राज्य के पास विधानसभा की कितनी सीटें होंगी, इस पे एक सीलिंग लगा दी जाए, ताला मार दिया जाए। हालांकि सेंसस कंडक्ट होंगे 71 के बाद, 81 का सेंसस कंडक्ट होगा, 91 का सेंसस भी कंडक्ट होगा, लेकिन ये दोनों सेंसस के आंकड़े किसी भी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सीटों को नहीं छेड़ेंगे, ऊपर नीचे नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे? साल 2000 तक। यानी कि जब साल 2001 का सेंसस आएगा तब देखेंगे अगर कुछ करना होगा तो। अब साल 2000 आ जाता है, उस साल सरकार कोई और होती है, लेकिन सेम इसी मकसद के साथ कि केरला जैसे राज्य पागल नहीं है, पॉपुलेशन लिमिटिंग मेजर्स यूपी जैसे राज्य को भी अपनानी चाहिए। तो उस साल आ गया 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2001, और इसने बोल दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1971 पे फ्रोज करा था ना इस लेवल को, इसने यहां पर बोला गया कि अब हम इसे 26 साल के लिए और 25 साल के लिए और वो कर रहे हैं एक्सटेंड अप टू द ईयर 2026, अप टू द ईयर 2026। 1971 का ये लेवल यूज होगा 2026 तक। ये जो 84th अमेंडमेंट एक्ट था 2001 का, इट ऑल्सो एम्पावर्ड द गवर्नमेंट। क्या आप ये देख लो जरा कि क्या थोड़ी बहुत रीएडजस्टमेंट या रैशनलाइजेशन करनी है, थोड़ा बहुत रैशनल बनाना है प्रोसीजर को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का स्टेट के अंदर। ध्यान से सुनना, लोकसभा की सीटों को नहीं छेड़ा जाएगा, अपने अपने विधानसभा के अंदर थोड़ी थोड़ी अगर रीएडजस्टमेंट करनी है तो क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि आप ना सिर्फ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो स्टेट के अंदर हैं उनको छेड़ सकते हो, और इसके लिए हम सेंसस 1971 नहीं, थोड़ा सा आपको लेवरेज दे रहे हैं। आप 1991 का सेंसस यूज कर लो, थोड़ा सा लेटेस्ट। बाद में क्या हुआ, 87th अमेंडमेंट एक्ट चला आता है 2 साल बाद, 2003। इट प्रोवाइडेड फॉर द डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री खींचना ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। पहले कितना बोला गया था? 1971 पे फ्रोज करा गया था, फिर 1991 के लिए अलाउ कर दिया गया, लेकिन किसके लिए? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए। लेकिन वो लोकसभा में कैसे भी करके सीटों को प्रभावित नहीं करेगा कि मतलब अब सीटें बढ़ जाएंगी, नहीं, सीटें कुछ नहीं बढ़ने वाली। बाद में 87th अमेंडमेंट एक्ट जो आता है 2003 का, इट प्रोवाइडेड फॉर द डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज के कॉन्स्टिट्यूएंसीज की दायरे सीमा खींची जाएंगी 2001 के सेंसस के बेसिस पर, 1991 के सेंसस के बेसिस पर नहीं। लेकिन हाउएवर दिस कैन बी डन विदाउट ऑल्टरिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट। हर एक राज्य में जो विधानसभा है उसकी सीटों को ना छेड़ा जाए, उसकी सीटों को ना छेड़ा जाए। तो आप कहोगे फिर क्या फायदा से ये करने का? तो ये बोला गया, आप ना जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनके रीजन को डिमार्केट कर लो। यानी कि अगर ये अभी तक भोपाल था अगर, और ये ग्वालियर था, ऐसा,
तो भोपाल और ग्वालियर अब हो सकता है कि ऐसे हो जाए, अब ऐसे हो जाए, लेकिन इनकी शेप जैसे मर्जी चेंज हो गई हो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीएडजस्ट करके, फिर भी टोटल मध्य प्रदेश की कितनी सीटें होंगी विधानसभा विधानसभा में, और मध्य प्रदेश की कितनी सीटें लोकसभा में कितनी होंगी, इसको हाथ तक नहीं लगाया जाएगा, सीटों को छेड़ा भी नहीं जाएगा। तुम कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीएडजस्ट कर लो, मतलब देखो यहां पर लिखा भी हुआ है, मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दे रहा हूं, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीएडजस्ट कर लो कोई बात नहीं, लेकिन विदाउट ऑल्टरिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट। विधानसभाओं की सीटों को नहीं छेड़ना है, और उस राज्य की कितनी सीटें होंगी लोकसभा के अंदर, इसके नंबर चेंज नहीं होंगे। कर लो लेटेस्ट सेंसस यूज, कोई बात नहीं। 1971 का लेवल भी तोड़ दिया हमने तुम्हारे लिए, 1991 ला दिया था, 1991 भी बख्श दिया, लो चलो लेट थोड़ा सा 2011 ही तो सेंसस चल रहा है लेटेस्ट अभी देश में, चलो इससे प्रीवियस वाला सेंसस यूज कर लो 2001 का, लेकिन बेटा सीटें नहीं बढ़ेंगी। तुम सोच रहे हो कि सीटें बढ़ जाएंगी, सीटें उतनी ही रहेंगी। कब तक ये, कब तक रहेगा ये नौटंकी? 2026 तक। ये बोल दिया गया, मतलब 84th अमेंडमेंट एक्ट की मर्यादा का ख्याल रखा गया 87th अमेंडमेंट एक्ट आने के बावजूद भी, क्योंकि 87 में ये बोला गया हम सेंसस दो जो है, हम जो सेंसस है उसको हम 1991 के लेवल पे अलाउड ना करके 2001 के लेवल पे अलाउड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन सीटें मत छेड़ना लोकसभा के अंदर और विधानसभाओं के अंदर। ये तो फिर वही वाली बात हो गई, फिर से दोबारा केरला और ये जो सदर्न स्टेट्स हैं, इन्होंने इतने प्रयास करे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो फिर से आ पड़ेंगे सामने कि हम क्या बेवकूफ हैं? बताओ, थोड़ा सा टेक्निकल था ये टॉपिक, लेकिन एक बार आप फिर से सुनोगे ना, इसको आपको सुनना पड़ेगा 2 से 3 बार, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। और अगर समझ में नहीं भी आए तो कोई टेंशन नहीं है, हम पार्लियामेंट के अंदर फिर से ये सब चीज़ें करेंगे, ये दोबारा आती हैं। यहाँ पर देखो, सिस्टम ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा के अंदर हम देखेंगे रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, डिट्टो सेम बातें हैं, देखो डिट्टो सेम बातें, आप चाहे यहाँ से कर लो, देख लो सारी चीज़ें, आप चाहे यहाँ से कर लो, ये देखो जो मैंने समझाया आपको, ये रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, देख लो पूरा का पूरा टॉपिक, लो एक एक वर्ड टू वर्ड, कॉमा से कॉमा मिला लो। 87 2001 का सेंसस अलाउ कर दिया गया, 1991 सेंसस नहीं, लेकिन ये बोला गया हाउएवर दिस कैन बी डन विदाउट ऑल्टरिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू ईच स्टेट इन द लोकसभा। अब आप कहोगे कि आपने लोकसभा का यहाँ पर क्यों बोला, इसको कंबाइन करके बोला कि लोकसभा की सीटें भी नहीं छड़ी जाएंगी, और यहाँ पर क्या बोला गया, विदाउट ऑल्टरिंग द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट, यानी कि विधानसभा की सीटें भी नहीं छड़ी जाएंगी और लोकसभा की सीटें भी नहीं छड़ी जाएंगी। हालांकि वो हम देखेंगे बाद में पार्लियामेंट वाले चैप्टर के अंदर। बताओ समझ में आया? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज, ये हम उसके लिए पढ़ रहे हैं, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए पढ़ रहे हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन द असेंबली ऑफ ईच स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन रेशियो। ओरिजिनली ये जो रिजर्वेशन था ये 10 साल के लिए ऑपरेट होना था अप टू 1960, लेकिन ये ड्यूरेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ती रही 10 ईयर्स सिंस ईच टाइम। अब 95th अमेंडमेंट एक्ट से इसको, जो 2009 में आया था, ये रिजर्वेशन 2020 तक रहनी थी। अब एंग्लो इंडियन वाली भी यही रहनी थी 2020 तक, लेकिन यहां पर क्या हुआ, एससी एसटीज के लिए रिजर्वेशन को बढ़ा दिया गया, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स को बढ़ा दिया गया, लेकिन जब ये 2020 में जब ये नया अमेंडमेंट एक्ट आया ना, उसने एंग्लो इंडियन का दायरे को खत्म कर दिया। वो अमेंडमेंट एक्ट आज मुझे बता देना शांति से सब लोग इस लेक्चर के बाद, लिखकर प्रॉपर टेक्स्ट कि क्या था उसका टेक्स्ट, वरना फाउंडेशन कोर्स से पॉलिटी गायब हो जाएगी। खुद कर लेना लक्ष्मीकांत। दिस मीन्स दैट, ये कौन सी बात हो रही है, ये वाली कहां गया ऊपर, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ब्लू कलर से मार्क कर रहा हूं, देख लो, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब in the assembly of each state on the basis of population ratio। इसका मतलब क्या, आराम से समझना। दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ असेंबली सीट्स
हम स्टेट लेजिस्लेचर के चैप्टर में हैं, तो यहाँ पर विधान सभा की सीट्स की रिजर्वेशन की बात हो रही है फॉर एससीज एंड एसटीज। नंबर ऑफ असेंबली सीट्स, विधानसभा की जितनी सीटें होंगी जो कि रिजर्व होंगी किसी भी राज्य की विधानसभा के अंदर, ऐसे किसी कास्ट के लिए, ऐसे किसी ट्राइब के लिए, ऐसे किसी कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट, ऐसे किसी ट्राइब मतलब शेड्यूल ट्राइब, उसके नंबर कितने होंगे? इट इज टू bear the same proportion to the total number of seats in the assembly as the population of such caste and tribe in the concerned states bears to the total population of the state। यानी कि यहां पर इसका मतलब ये, इस अंग्रेजी अनुवाद का मतलब ये होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो टोटल स्टेट की जो आबादी है, टोटल स्टेट की जो आबादी है, मुझे पहले ये बताओ एससी और एसटी इसी आबादी का पार्ट होंगे कि नहीं होंगे, कि अलग से देखा जाएगा उनको? पहले आबादी की बात करो सिर्फ। जिस राज्य के अंदर जिन विधानसभाओं में इनकी रिजर्वेशन देने की बात चल रही है, अगर यूपी की विधानसभा है तो ये एससी और एसटी जिनको हम लोग रिजर्वेशन दे रहे हैं, इनको हम अंडोमान एंड निकोबार या नागालैंड से उठाकर लाए हैं, नहीं ना? तो इसका मतलब ये है कि इनकी पॉपुलेशन जितनी होगी ना, ये विधानसभा में टोटल एमएलए हैं सारे के सारे, मान लो इनकी पॉपुलेशन जितनी होगी ना, उसके हिसाब से इनको सीटें देंगी कि दिए जाएंगी कि इनके खिलाफ डिसमिशन ना हो और इनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो पॉलिसी मेकिंग में, विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में भी ऐसे ही करा जाता है। आप एक चीज तो मानोगे ना कि इनकी आबादी एज कंपेयर टू नॉर्मल जनसंख्या कमी होगी, जनरल कैटेगरी कमी होगी। हमारे देश में जनरल कैटेगरी ज्यादा है या एससी एसटी ज्यादा है? और एक राज्य में अगर, क्या हम ये बोल सकते हैं कि सारे राज्यों में सीमा है क्या? नंबर ऑफ एससी एसटी एक ही जैसे मिलेंगे क्या? एक ही आबादी के मिलेंगे क्या? अगर ट्राइबल पॉपुलेशन ओडिशा में ज्यादा है तो गोवा, मिजोरम, दिल्ली, हरियाणा इधर भी इतनी मिलेगी क्या? बताओ इसमें। नहीं। लेकिन जिस राज्य के अंदर जितनी इनकी आबादी है उतना एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन तो उनको मिलना चाहिए ना, कि इनकी सीट रिजर्व्ड हो उसके लिए। इसलिए अर्पित आपको पता होगा कि कभी कभार जब चुनाव होते हैं लोकल लेवल पर तो सीट आरक्षित हो जाती है ना, कि यहां से सिर्फ एससी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, एसटी कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, महिला सीट भी हो जाती है कभी कभार। यूपीएमपी में सुना होगा अर्पित आपने, है ना, कि सिर्फ महिला ही खड़ी हो सकती है। और ये सिर्फ इसके लिए नहीं, जो वैसे सब लोग जानते नहीं होंगे, लेकिन अर्पित आपने तो सुना होगा वो पार्षद के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव, इनके लिए भी हो जाती है रिजर्व सीट। वो हालांकि हम डोंट वरी, जो पंचायत वाला चैप्टर है और अर्बन लोकल बॉडीज वाला चैप्टर है उसके अंदर मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप अपने दिमाग पे प्रेशर मत डालो, इस एसटी एससी वाले एंगल को भी छोड़ दो। आगे जाके अभी बहुत डिटेल में फिर से आने वाला है। अभी तो क्या क्या पढ़ रहे हैं हमने, अभी इतना डिटेल में पढ़ लिया, अभी तो हम सिर्फ इस हेडिंग पर हैं। कहाँ गई है? कॉम्पोजिशन जान रहे हैं अभी तो हम, कि असेंबली कितने मेंबर से बनी होती है, उसकी जनसंख्या को जानते जानते इतना कुछ जान लिया। अच्छा लगा? बताओ, समझ में आया सब कुछ? ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।